नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी हिंदी की दूसरी बुक भारत की खोज, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये जो हमारी बुक है भारत की खोज, इसमें हम अपना पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, अहमदनगर का किला। यानी कि ये पूरी बुक के बारे में आप सभी को लास्ट सेशन में, लास्ट 2 सेशंस में जो हमने यहाँ पर पहला अध्याय पढ़ा अहमदनगर का किला, तो उसमें मैंने सारी आपके जो डाउट्स हैं इस बुक को लेकर कि क्या कुछ इस बुक में है, क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ हम सीखने वाले हैं, वो सारी बातें लिखी है। तो ये जो आपकी बुक लिखी गई यहाँ पर भारत की खोज, ये बुक लिखी गई यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा आपके 44 में, 1944 में। तो 1944 में ये बुक लिखी गई, लेकिन इसकी शुरुआत यानी कि इसके बारे में लिखना उन्होंने शुरू किया 1942 से, 1942 से, जब वो अहमदनगर के किले में अपनी 9वीं जेल यात्रा पर गए थे। तो उन्होंने बताया कि इस जो ये पूरी बुक है, ये जो पूरा एक तरह से उनका जो इतिहास के साथ लगाव, उनका चीजों के बारे में जानने को लेकर जो एक इच्छा, उत्सुकता, वो सारी बातें आपने उनके बारे में पढ़ी हैं। उनके चरित्र, एक तरह से उनका विशेषताएं जो उनके व्यक्तित्व की हैं, वो सारी हमने पढ़ी है। तो उन्होंने अपने इस बुक के बारे में बताया कि मैंने कहाँ से इस बुक को शुरू किया। जब अहमदनगर के किले में वो थे, अपनी 9वीं जेल यात्रा पर थे, तो उन्हें बागवानी का बहुत शौक था और बागवानी के शौक में उन्होंने वहां पर काफी सारी बागवानी भी की, काफी खुदाई की उन्होंने, काफी सारी फूलों की क्यारियां बनाई, सब्जी की क्यारियां बनाई, काफी सारी चीजें की। लेकिन एक टाइम पर, एक लिमिट के बाद जो अंग्रेज शासक थे, उन्होंने इस चीज पर रोक लगा दी क्योंकि वहां पर खुदाई करने से काफी सारी पुरानी चीजें निकल रही थी, काफी सारे अवशेष निकल रहे थे वहां के किलों के। तो उस टाइम पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी नहीं थी, बहुत सारे संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे खुदाई करने के, और दूसरा परमिशन भी नहीं थी ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश सरकार से। तो इस तरह अब उन्होंने कहा कि मैंने अब फावड़ा रखकर कलम अपने हाथ में उठा ली। तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पर अपनी ये बुक लिखना शुरू किया। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था, पहला जो अध्याय था अपनी भारत की खोज का, उसमें उन्होंने पूरा अहमदनगर के किले के बारे में बताया है। और उस बीच जितने भी लोग, जितने भी उनके साथी रहे, जो भी उनके जुड़ाव में रहे, उन लोगों के बारे में बताया है। भारत के एक तरह से जो अतीत का दबाव था, उसको कैसे कम किया उन्होंने, वो सारी चीजें बताई है। अब देखिए, जो हमारा अगला अध्याय है उसका नाम है तलाश। अगला अध्याय जो है उसका नाम है तलाश। देखिए, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं। यानी कि खोज करते हैं, तलाशते हैं, बातें तलाशते हैं, चीजें तलाशते हैं। तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी भारत के इतिहास को खोजना चाहते थे, भारत की संस्कृति सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें जानना चाहते थे। तो उन्होंने जो अपना अगला अध्याय है उसमें यही सारी चीजें बताई हैं कि कैसे भारत की अतीत की अलग अलग झांकियां उन्होंने यहाँ पर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर ही नहीं, ये पूरी बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। तो प्लीज जरूर एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। तो देखिए, उन्होंने ये पूरी बुक जेल में रहते हुए लिखी है। तो वो कहते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। यानी कि 1942 से भी पहले की बात कर रहे हैं कि बीते हुए सालों में 9वीं बार जेल गए हैं। ठीक है, इस बार तो 9वीं बार जेल जाने तक उन्होंने, देखिए, भारत के लिए कितना कुछ किया होगा, कितने सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया होगा, कितने सारे एक तरह से कितने सारे विरोध किए होंगे उन्होंने ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश सरकार के। तो वो कहते हैं, बीते सालों में
भारत ही भारत रहा है, इस बीच में बराबर समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूं। यानी कि जब भी, क्योंकि हमेशा मेरे मन में भारत ही भारत रहता है, कभी मैं उसके इतिहास को सोचता हूँ, कभी मैं उसके आज को सोचता हूँ, कभी मैं उसके आने वाले कल को सोचता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। तो यानी कि हर टाइम मेरे मन में किसी न किसी तरह से भारत ही भारत रहता है, और मैं इस बीच बराबर उसको समझने की कोशिश भी करता हूं और उसके प्रति अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि मेरी जो प्रतिक्रियाएं हैं मेरे देश के प्रति, उनका विश्लेषण भी करता हूं। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। वो कहते हैं कि अब वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने बचपन को याद करते हुए एक तरह से याद करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि मैं अपने देश के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति सभ्यता के बारे में तब क्या महसूस करता था, तब क्या सोचता था मैं। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप लिया और कैसे मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। वो कहते हैं उस समय पर कैसे मेरी इस अवधारणा ने एक धुंधला रूप ले लिया था और मेरे आज ने कैसे उसे सुंदर बनाया, कैसे उसे संवारा। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी आप क्लास 8 में हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन जब हम क्लास 4th 5th में होते हैं, 6 में होते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी हमारी इमेजिनेशंस, कल्पनाएं करते हैं, हम बहुत सारी चीजें कल्पनाएं करते हैं। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि वो कल्पना करते हैं कि वो उड़ रहे हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं। और कई बार हम अपने आप से कहानियां भी गढ़ लेते हैं कल्पनाएं करके। कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी जिज्ञासाएं, संसार के बारे में, चीजों के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं बच्चे के मन में होती हैं। उसका विकास हो रहा होता है, उसको जानना होता है कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बच्चे के मन में आते हैं, और कुछ की वो खुद से कल्पना कर लेता है, कुछ के वो प्रश्न आपसे करता है, पूछता है, बड़ों से पूछता है, फैमिली मेंबर्स से पूछता है, और कुछ चीजों को वो मान लेता है, कुछ चीजों की वो कल्पना करता है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो कल्पनाएं करने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे जब मैं छोटा था, तो मेरे उस टाइम पे मेरी जो ये अवधारणाएं थी, यानी कि मैंने जो एक तरह से अवधारणाएं बनाई थी, एक सोच जो मैंने अपनी बनाई थी, उसका एक धुंधला रूप था उस टाइम पे। यानी कि मेरी सोच ऐसी थी, मेरी अवधारणा ऐसी थी इस चीज के बारे में, और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। मेरा जो अब का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बड़े होकर हमें धीरे धीरे ज्ञान होता है, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ये ऐसा इसीलिए है, ये वैसा इसीलिए है। क्योंकि देखिए, हम पढ़ाई भी करते हैं, साइंस में हम चीजें पढ़ते हैं। देखिए, हम कहते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठीक है, हम कहते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस और द्रव और गैस। तो हम कैसे कहते हैं कि जो बर्फ है वो इस टाइम पे ठोस है, जब वो पिघल जाएगी वो द्रव बन जाएगी, जब उसको हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे या बॉईल करेंगे पानी को तो वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती है सारी। तो वो कहते हैं कि बड़े होकर मेरी ये जो अवधारणाएं हैं, इनको मेरे ताजा अनुभवों ने कैसे संवारा है। प्रश्न आता है उनके मन में, आखिर ये भारत क्या है, आखिर ये भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। यानी कि जो अतीत, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, अपने बीते हुए समय में ये कौन सी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, क्या विशेषता थी इस जगह की, क्या विशेषता थी इस स्थान की, कौन सी विशेषता का ये प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, जो उसकी प्राचीन शक्ति थी वो कैसे समाप्त हो गई, कैसे उसने खोया, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। और देखिए, एक प्रश्न और भी है कि उसने अपनी प्राचीन शक्ति को खो दिया। जैसे हम कहते हैं, पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था,
यानी कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गोल्ड था, जितने भी हमारे मंदिर थे, जितने भी हमारे एक तरह से पवित्र स्थल थे, वो ज्यादातर गोल्ड के बने हुए थे, सोने के बने हुए थे। और इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ब्रिटिश जो बहुत सारे लोग आए हमारे देश में, अलग अलग जगहों से, आप देखेंगे कौन कौन कैसे कैसे सारी चीजें, इस पूरी बुक में यही चीजें सारी इंटरेस्टिंग है और यही चीजें ज्ञानवर्धक भी है, हमारे इतिहास को बताने की भी है। तो देखिए उन्होंने कहा कि क्या, तो इस तरह के सवाल कि भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया और क्या पूरी तरह खो दिया। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। यानी कि एक चीज के लिए तो प्रसिद्ध है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या में आता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा है कि जो बचा है जिसे और जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। यानी कि पूरे विश्व में जो ये हमारा मॉडर्न एक तरह से आधुनिक विश्व जो है, इसके साथ ये अपना तालमेल कैसे बिठाता है, इसका स्तर क्या है इन सब के बीच में। भारत मेरे खून में रचा बसा है। उन्होंने कहा कि भारत मेरे खून में रचा बसा है, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। वो कहते हैं भले ही भारत मेरे खून के कण कण में है, भारत से मैं हूं, तो वो कहते हैं फिर भी इसको जानने के लिए मैंने इसको किसी बाहरी आलोचक के रूप में देखा। यानी कि अगर आपको अपनी कमियां और खूबियां पता करनी है, अगर आपको अपनी कमियां और खूबियां पता करनी है, तो आपको हमेशा किसी बाहर वाले से पूछना होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो अब हमें लगता है कि हम सही हैं, हम कभी गलत भी कर रहे होते तो हमें लगता है कि नहीं हम सही हैं, लेकिन हम सही है या गलत है हमें सामने वाला बताएगा, ठीक है। एक टाइम पे समझ आ जाती है सही गलत की, लेकिन कई बार हम फुली कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भारत मेरे खून में रचा बसा है, भले ही भारत मेरे लिए सब कुछ है और मैं भारत से ही हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसको एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया, ताकि मैं जान सकूं इसके बारे में, और मैं इसकी तलाश कर सकूं, इसकी खोज कर सकूं इसके बारे में। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता है। एक हद तक मैं उसे एक तक पश्चिम रास्ते से होकर उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा। तो आलोचक जो एक तरह से आलोचनाएं करता है, जो एक तरह से जो उसके बारे में उसकी कमियां बताता है, तो वो कहते हैं कि ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ, यानी कि आज के साथ साथ जो इतिहास रहा है, अतीत जो रहा है, उसके भी बहुत सारे अवशेषों को, जो बची हुई चीजें हैं उन्होंने जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता है। यानी कि उसको अच्छा नहीं लगा कि उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था थी, तो वो सही व्यवस्था नहीं थी, वो गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अगर उस समय पर ऐसी व्यवस्था होती तो शायद आज पर ऐसा असर होता। तो इस तरह से आलोचनाएं करना, उसको सही गलत करना, बताना। तो वो कहते हैं एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते होकर पहुंचा, यानी कि पश्चिम की तरफ वो गए, और वो कहते हैं मैंने उसे उसी भाव से देखा जिसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो। मेरे भीतर आकांक्षाएं सिर उठा रही थी, बहुत सारी आकांक्षाएं थी मेरे अंदर। और वो कहते हैं क्या मैंने भारत को जान लिया था, मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। यानी कि कोई भी चीज को आप अगर गलत ठहराते हैं, किसी भी चीज को अगर आप गलत ठहराते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज है, उसके बारे में ज्ञान है। देखिए किसी चीज को सही कहना इतना ज्यादा कठिन नहीं होता कि आपने कह दिया कि ये सही है, ठीक है। आप ऐसे भी कह दें नहीं ठीक है, सही है। अगर आपसे कोई सामने से इस तरह से पूछता है अरे कैसे लग रहे हो, नहीं बढ़िया लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो,
ठीक है, लेकिन आप खराब लग रहे हो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, ये कोई भी नहीं कहता आपको। आपकी आलोचनाएं आपके सामने कोई नहीं रखता कि आप नहीं, आप अच्छे नहीं लग रहे हो। आपको हर कोई कहेगा नहीं, ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। तो वो उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप गलत हो। तो उसने वो कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या मैंने भारत को जान लिया था, यानी कि मैं इतने सारे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि ये सही नहीं है, ये जो उस टाइम पे चली आ रही थी सभ्यताएं हैं या उस टाइम पे जो चली आ रही चीजें हैं, ये वो सही नहीं है। तो क्या मैंने भारत को जान लिया है, क्या मैंने जोड़ लिया है, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। तो कहते हैं मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का जो साहस मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ जीवंत और टिकाऊ रहा है। लेकिन भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है। तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जो आज है। वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रखता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? आखिर उस टाइम का वो विशेष तत्व क्या था जो आज भी हजारों वर्षों बाद भी सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रखता? अगर वो चीज उस टाइम पे नहीं होती तो क्या थी वो विशेष चीज जो आज भी भारत को सभ्य कहा जाता है? देखिए, अब वो कहते हैं मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। देखिए, बहुत सारी अलग अलग सभ्यताएं आई, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में वो बात कर रहे हैं। कहते हैं मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, उस सभ्यता में, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। जो मोहनजोदड़ो के टाइम के टीले थे, उन टीलों पर खड़ा था। और वो कहते हैं कि मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर थे, गलियां थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले, देखिए ये उस समय की बात है जब उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो अब देखिए 100 वर्ष तो अभी हो चुके हैं तब से। तो वो कहते हैं 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने के कारण भी है। इसका ठेठ भारतीयपन यही आधुनिक भारत की सभ्यता का आधार है। तो वो क्या कहते हैं, जिस टीले पर वो खड़े हैं मोहनजोदड़ो के, तो वो कहते हैं मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर की क्या है, गलियां हैं, 5000 समय वर्ष जिसका समय बताया जा रहा है। और वो कहते हैं साथ ही वहां पर एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता भी थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है कि इसका ठेठ भारतीयपन, जो आज भी ये स्थायी रूप से टिकी हुई है, दिखती है, ये सभ्यता के अवशेष हमें दिखते हैं। वो क्या है, उसका रीजन है ठेठ भारतीयपन। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। यानी कि उसमें ऐसा क्या खास था कि जो उस टाइम की सभ्यता आज तक चली आ रही है? कुछ तो खास होगा ही, वो सभ्यता है, वो चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें किससे पता चली? खोज करने से पता चली। काफी सारी चीजें सिमिलर थी उस टाइम और आज के टाइम में। देखिए, एक आधुनिकीकरण जो होता है वो चीज अलग है, लेकिन सभ्यता जो होती है, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, उसे हम अपनी संस्कृति या सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब उसको हम कैसे एक तरह से सामने रख रहे हैं वो चीज अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5 से 6 हजार वर्ष पहले
या उससे भी कुछ अधिक समय, क्योंकि देखिए अब तो और भी काफी ज्यादा समय हो चुका है, वो कहते हैं अधिक निरंतर समय तक बनी रहे और वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान होकर। साथ ही वो चेंज भी होती रहती है, परिवर्तनशील भी है और विकासमान भी है, यानी कि वो एक तरह से आगे भी बढ़ रही है सभ्यता। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो आधुनिक सभ्यता है उसके हिसाब से वो उस पर ढल रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो कहते हैं फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर और निकट का संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, यानी कि जितने भी और सभ्यताएं हैं जैसे फारस, मिस्र की सभ्यता, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के जो लोग हैं उनके साथ उस समय भी भारत के लोगों का निकट का संबंध रहा है, संपर्क रहा है। और यद्यपि भारत ने उन्हें भी प्रभावित किया है। देखिए हम जहां भी जाते हैं तो अगर हम पहाड़ से हैं, ठीक है, तो हम अपने कुछ रिचुअल्स, कुछ रीति रिवाज, कुछ सभ्यताएं, कुछ संस्कृति हम अपनी लेकर जाते हैं अपने साथ, अपने रिवाजों को नहीं छोड़ते, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ते, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। तो जब लोगों का इधर से उधर आना जाना हुआ तो भारत ने उन्हें काफी प्रभावित किया, काफी ज्यादा उनके अंदर एक तरह से चेंज आए। और दूसरा, भारत स्वयं भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर बाहर कहीं चले जाते हैं तो हम फिर वहां के काफी सारी चीजें हमें खुद भी अपनानी होती हैं और हम अपनाते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत ने उन्हें प्रभावित किया, बल्कि भारत स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं। भारत का जो सांस्कृतिक आधार है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और वो कभी हिल नहीं पाया, उन सब के साथ में रहते हुए भी। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब यहाँ पर कहते हैं कि आखिर इस मजबूती का रहस्य क्या है, क्या रीजन है कि वो संस्कृति, वो सभ्यता हिला नहीं पाए वो पश्चिमी। तो वो कहते हैं मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। अब वो कहते, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारत के इतिहास को और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को, कुछ भागों को पढ़ा है। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला है। मैंने उसे उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। तो क्या कहते हैं? कहते हैं मुझ पर, मैंने भारत के इतिहास और उसके विशाल साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? वो कहते हैं मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे का जो सक्रिय मस्तिष्क था उसकी समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। वो कहते हैं मैंने उन पराक्रमी यात्रियों, जिन्होंने यात्रा की, जिन्होंने खोजें की, उनके इस तरह के पराक्रमी जो यात्री थे, उन्होंने उनके एक तरह से मेरे ऊपर जो है काफी ज्यादा प्रभावित मुझे किया। और वो कहते हैं मैंने उनके साथ यात्रा की जो यहाँ अतीत में चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। अपनी यात्राओं की दास्तान भी यहाँ पर छोड़ गए। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय में घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं से निकट का संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो सबसे जो मेन चीज है हमारे देश में वो हिमालय। वो कहते हैं वो हिमालय जिसका दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध रहा है और जिसने हमारे विचारों को, हमारे साहित्य को
बहुत दूर तक प्रभावित किया है। काफी सारे जो हमारे साहित्य, काफी सारे जो हमारे विचार हैं, वो यहीं से बहुत अलग तरह से एक तरह से सोचते हैं। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम, मुझे पहाड़ों से पहले से ही प्रेम था, और कश्मीर के साथ तो मेरा खून का रिश्ता था, जिससे मुझे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। और इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने भी मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैदानों से, पहाड़ों से लेकर जितनी भी भारत की नदियां हैं, विशाल नदियां हैं, इन सभी ने भी मुझे आकर्षित किया। और वो कहते हैं इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। देखिए, इंडस और सिंधु, इन दोनों के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। देखिए, सिंधु और हिंदू, तो बिल्कुल जो अंग्रेज लोग थे, अलग अलग बहुत सारी दंत कथाएं, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि पर्वतों के बारे में दंत कथाएं, तो वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो वो क्या कहते थे? हिंदू, हिंदू। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान बन गया और इंडस नदी के कारण से ही इसको इंडिया कहा गया। ठीक है, और इसके पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियों और कबीले, काफिले, फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इतिहास की मुख्य धारा से थोड़ा सा कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। भले ही इतिहास में बहुत ज्यादा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ना हो, लेकिन इतिहास में वो आज भी है। तो यहाँ पर इतिहास में जो पुरानी कहानियां हैं उसमें आज भी जीवंत है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदयों में पड़ी गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध न जाने कितनी पौराणिक गाथाएं एकत्रित हैं। यानी कि यमुना नदी की एक अलग ही पहचान है, जिसके चारों ओर नृत्य से लेकर, उत्सव से लेकर, नाटक से लेकर संबंधित न जाने कितनी पौराणिक कथाएं हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की गंगा नदी, सबसे बढ़कर है भारत की गंगा नदी, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर आकर्षित किया है। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर भारत के बारे में बताई हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें यहाँ पर भारत के बारे में बताई हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक, प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर देखिए एक एक चीज बताई गई है भारत की नदियों के बारे में, एक एक बात यहाँ पर क्लियर की गई है। अब यहाँ पर देखिए जो पुराने स्मारक है और भग्नावशेष है, भग्नावशेष यानी कि ध्वस्त हो चुके जो अवशेष हैं, और पुरानी मूर्तियां हैं, और जो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र, भित्ति का अर्थ होता है वॉल, दीवार, चित्र यानी कि उस पर बनी हुई पेंटिंग्स, उस पर बने हुए चित्र। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को भी देखा है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थानों को देखा है। नेहरू जी कहते हैं मैंने चित्रों को देखा है, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थानों को देखा है। और वो कहते हैं
मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद खूबसूरत इमारतों को भी देखा है। आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहां का प्रत्येक पत्थर भारत के इतिहास की कहानी को कह रहा है। तो कहते हैं मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महास्नान पर्व कुंभ मेले में जाता हूँ, जो महास्नान का पर्व है जिसमें करोड़ों लाखों लोग श्रद्धालु होते हैं, वो डुबकी लगाते हैं। और वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि वहां भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग वैसे ही आते हैं जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे। देखिए इतिहास की बात बताई गई है, तो वो कहते हैं कि मैं आज भी अगर इलाहाबाद, हरिद्वार के गंगा तटों पर जब जाता हूँ, कुंभ मेले में जब जाता हूँ, तो आज भी वहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग आते हैं स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। तो वो कहते हैं कि जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों कोनों से आते थे। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। 1300 साल पहले लिखे चीनी यात्री जिन्होंने भारत की खोज करी, तो वो कहते हैं कि मुझे इनके यानी कि उनके द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन, यानी कि उस टाइम पे भी उन्होंने इन पर्वों के वर्णन किए थे। गौकी उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। ये कौन सी आस्था है जो भारत की अनगिनत पीढ़ियां, वो 1300 वर्ष पहले की बात करते हैं उस समय पर, और आज तो 100 वर्ष का समय हो चुका है। तो वो कहते हैं कि उस समय पर भी वो इतिहास था कि लोग जाते हैं वहां पर स्नान करने के लिए, और आज हम सोचते हैं कि कैसे हमारे लोगों की अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींच रही है। कहते हैं मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। सबसे पहले देखिए, किसी चीज के बारे में अगर आपको खोज करनी है तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा अध्ययन करना होगा, काफी ज्यादा उसके बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके इतिहास को जानना होगा, उसके अतीत को जानना होगा, उसके आज को जानना होगा। तो मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि, वो कहते हैं मेरे अध्ययन की जो एक पृष्ठभूमि थी, और साथ ही इन यात्राओं और दौरों ने, जो यात्राएं उन्होंने की, जो दौरे उन्होंने किए, इन सभी ने मिलकर, वो कहते हैं मुझे अतीत में देखने की एक अंतर्दृष्टि मिल गई। अतीत में देखने की एक अंतर्दृष्टि मिल गई। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे अब सच्चाई का बोध करने लगा। यानी कि जिस तरह की तस्वीर वो कहते हैं मेरे मन में थी भारत की, अब धीरे धीरे उसमें सच्चाई मुझे नजर आने लगी। और साथ ही कहते हैं कि मेरे पूर्वजों की जो भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए, मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जाते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ भी थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि अब जब मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी खोजें की, बहुत सारी यात्राएं की, उसके बाद मुझे सच्चाई जो है, अब जो मेरे मन के अंदर सच्चाई थी, अब वो मेल खाने लगी है। और वो कहते हैं कि मेरे पूर्वजों में ऐसे जीते जागते लोग, अब जो मेरे पूर्वज थे, अब वो उनमें ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंस भी रहे थे, उस टाइम पर भी रो भी रहे थे, प्यार भी करते थे एक दूसरे से, दर्द भी सहन करते थे, और
ऐसे भी थे बहुत सारे लोग कि जिन्हें जिंदगी की जानकारी थी, यानी कि जीवन का सत्य पता था और समझ भी थी। तो ऐसे बहुत सारे सजीव चित्र वो कहते हैं कि मेरे मन में अभी है। और जब भी किसी जगह में जाता था, उसी स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा हो जाता था। यानी कि हर जगह का एक इतिहास, वो कहते हैं कि मैंने इतना अध्ययन कर लिया था कि जहां पर भी मैं जाता था उस जगह का इतिहास मेरे आंखों के सामने घूमने लगता था। बनारस के पास सारनाथ में मुझे बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ दिखने लगा। वो कहते हैं कि जब मैं बनारस के सारनाथ में गया, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया है उस जगह का, तो वो कहते हैं जब मैं बुद्ध सारनाथ में गया तो वहां पर मुझे भगवान बुद्ध जो है साफ साफ उपदेश देते हुए दिखाई देने लगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर आज के सेशन में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ ली है भारत की खोज के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम है तलाश। तो अभी तक हम काफी कुछ चीजें तलाश चुके हैं अपने भारत के विषय में, अपने भारत के इतिहास के बारे में, अपने भारत के अतीत के बारे में। आगे भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी नई चीजें जानेंगे, नई बातों को पढ़ेंगे, नई बातों को समझेंगे। आज जितना पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।